Hey guys, welcome to the power packed revision of Sales of Goods Act 1930। अब ये मत पूछना कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का रिवीजन सर हम कर सकते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तुम्हें अगर तुम्हारा सिलेबस में नहीं पता तो फिर तुम क्या रिवीजन करने आ रहे हो रे बाबा। अगर तुम्हारे सिलेबस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट है तो भाई चाहे तुम किसी भी लेवल पर हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, किसी भी लेवल कर हो, तुम आराम से सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन जो है ना, ये पावर पैक सेशन एंजॉय कर सकते हो। ये सेशन मैं बता दूं अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स का चलेगा, 1.5 घंटा का पावर पैक रिवीजन रहेगा। और पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट फर्स्ट प्रोविजन से लेकर के लास्ट प्रोविजन तक तड़ 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 करके मैं रिवाइज कराऊंगा और तुम्हारे दिमाग में सारा का सारा कंसेप्ट जो है बैठा दूंगा। ठीक है, तो भाई जुड़ जाओ फटाफट, फटाफट जुड़ जाओ, एब्सोल्युटली फास्ट, एकदम फटाफट जुड़ जाइए। अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करना पड़ता है वो आपको पता है, लाइक बटन प्रेस करके अटेंडेंस लगा दीजिए। और हाँ, अपने जूनियर्स को जरूर से हमारा क्लासेस रेफर किया करिए। इतना मेहनत हम लोग सब आप ही लोगों के लिए करते हैं, तो भाई जूनियर्स को पक्का से ना क्लासेस जो है वो रेफर कर दिया करिए। ठीक है, बिकॉज हम लोग को पता है कि हम लोग जो है ना एकदम जी जान लगा करके पढ़ाते हैं और बच्चों का साथ लास्ट तक नहीं छोड़ते हैं। तो फटाफट भाई, फटाफट फटाफट एकदम फटाफट। सो ज्वाइन लाइव नाउ एब्सोल्युटली फास्ट। ठीक है, एब्सोल्युटली फास्ट बेटा, एकदम एब्सोल्युटली फास्ट। और मैं तुम लोग का चैट देख लेता हूँ भाई। लेट मी सी योर चैट। हाँ जी, सारे बच्चे आ चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। Shall we start? Let us start. Let us start. Let us start, guys. अल्टीमेट वाला रिवीजन होने वाला है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस हिट इट। अच्छा, जिन लोग को बस लगता है कि शुरुआत में आते ही भाई चालू हो जाए, भाई 2-3 मिनट जो है ना कम से कम ग्रीटिंग्स वगैरह भी करना चाहिए। ठीक है, इससे पॉजिटिविटी बनता है, माहौल बनता है, वो भी ज्यादा जरूरी रहता है, एक बेस बनता है जहां से हम लोग लॉन्च कर सके। ठीक है, अब 4 मिनट हो चुके हैं, घड़ी देख करके एग्जैक्टली 4 मिनट हो चुके हैं वीडियो स्टार्ट किए हुए। नाउ लेट अस हिट इट। जिस काम के लिए मिले हैं उस काम को अंजाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1.5 घंटा का पावर पैक रिवीजन है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई सबके सब, चलो लेट अस स्टार्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 गाइस। पेश है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आ जाइए। रेडी। जबरदस्त वाला रिवीजन रहने वाला है तुम्हारे पूरे भेजे के अंदर जो है ना, सारा ये पॉइंट्स घुसा दूंगा, ये गारंटी है मेरा। फुल चैप्टर रिवीजन होगा, यस जी हाँ बिल्कुल फुल चैप्टर रिवीजन होगा। बिल्कुल जी, फुल चैप्टर रिवीजन होगा। पार्ट चैप्टर कुछ नहीं होता रे, पूरे चैप्टर रिवीजन होता है। तो भाई इतना मेहनत कर रहे हैं, बदले में खाली तुमसे एक ही चीज चाहिए, अच्छा मार्क्स, और कुछ नहीं। चलिए आ जाइए। लेट अस हिट इट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। यस सर, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये एक्ट लाया कब गया था? ये एक्ट जो है ना, ये अप्लाई किया गया फ्रॉम 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 के पहले पता है खास बात क्या था? कि जो गुड्स का प्रोविजन था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही था।
बट जैसे जैसे गुड्स का ट्रांजेक्शन बढ़ने लगा, सबको समझ में आ गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत गुड्स का प्रोविजन लिखा हुआ है, वो अब संभाल नहीं सकेगा, क्योंकि गुड्स का ट्रांजेक्शन बढ़ने लगा गया था। परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन इंक्रीज मल्टीपल फोल्ड्स। पहले गुड्स का प्रोविजन कहां पर था? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। बट जैसे जैसे ट्रांजेक्शन बढ़ गया, लॉ मेकर्स को भी समझ में आ गया अब एक सेपरेट एक्ट का दरकार है गुड्स को गवर्न करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो थोड़ा बहुत गुड्स का प्रोविजन था, वो बाहर किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और बहुत सारा प्रोविजन डाला गया, और एक फुल फ्लेजेड एक्ट का जन्म हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, which became applicable all over India. ठीक है, and it is now applicable all over India, and it became applicable from 1st of July 1930. यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? अब दोस्तों, आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सेल भी आता है, अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सुजल, चलो ध्यान लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है ना, इट्स अ ब्रॉडर टर्म, इसके अंदर सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? तो ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स ट्रांसफर। Contract of sale means a contract. Contract of sale means a contract in which seller transfers or agrees to transfer. Seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for a consideration called price. Contract of sale means a contract in which seller transfers or agrees to transfer the property in goods, yani ownership in goods, to the buyer for consideration called price. So it's a contract whereby seller, contract of sale क्या है? According to section 4, contract of sale means a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for consideration called price. Now, if we break down this definition, if we break down the definition of the contract of sale, we get several features out of it. पहला फीचर क्या होता है? क्या बोला गया यहाँ पर? दो पार्टी रहेगा। Seller transfers or agrees to transfer the property in goods to buyer for consideration called price. तो सबसे पहला फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है कि भैया देयर आर टू पार्टीज, so it's a bilateral contract. The first feature of contract of sale is it's a bilateral contract. पहला फीचर क्या है भाई? पहला फीचर ये है कि भाई ये bilateral contract है. It's a bilateral contract. What in by bilateral contract? Bilateral contract means there are two parties involved, one seller and one buyer. Bilateral contract मतलब दो पार्टी इन्वॉल्व है, one seller and one buyer, because nobody can buy himself his good, nobody can buy himself his good. आप अपना सामान खुद से खरीद सकते हैं क्या? हाँ, चलो ये पेन मेरा ही है, मैं खरीदता हूँ, इस पॉकेट से उस पॉकेट में रुपया रख दिया और लेफ्ट पॉकेट से रुपया निकाल करके राइट पॉकेट में रख दिया। अरे नहीं रे बाबा, nobody can buy himself his goods, so it requires two parties, one will be the seller and one will be the buyer, so it's a bilateral contract. Second feature of contract of sale होता है, second feature of contract of sale होता है ट्रांसफर, अग्रीमेंट टू ट्रांसफर, बोथ आर कवर्ड। ट्रांसफर मतलब सेल, अग्रीमेंट टू ट्रांसफर मतलब अग्रीमेंट टू सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर सेल भी आता है और अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सेल में क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है तुरंत, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर नहीं होता, फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, लेकिन याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इंक्लूड्स सेल आल्सो एंड एग्रीमेंट टू सेल आल्सो। मक्खन से प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है भाई बता दो? प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या होता है भाई बता दो? ओनरशिप ऑफ द गुड्स। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है ओनरशिप ऑफ द गुड्स। जी हाँ, तो ओनरशिप ऑफ द गुड, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर, ओनरशिप ऑफ द गुड। सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? गुड्स होता है। ठीक है, एंड कंसिडरेशन कॉल क्या बताओ तो? प्राइस। अच्छा एक चीज बताओ ना मेरे बच्चों, मेरे बच्चों एक चीज बताओ, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, क्या गुड्स के बदले में पूरा गुड्स चलेगा क्या? मैंने तुमको गुड्स बेचा और तुमने बदले में क्या दिया? मेरे को गुड्स पकड़ा दिया। गुड्स के बदले में गुड्स चलेगा क्या? नहीं, वो बाटर सिस्टम हो जाता है, तो वो सोगा के अंदर कवर नहीं होता। गुड्स के बदले में गुड्स नहीं चलेगा। गुड्स के बदले में क्या चलेगा? मॉनेटरी कंसिडरेशन। गुड्स के बदले में मनी चलेगा क्या? बिल्कुल गुड्स के बदले में मनी चलेगा। थोड़ा गुड्स थोड़ा मनी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। गुड्स के बदले में पूरा गुड्स नहीं चलेगा, इट विल बी अ बार्टर ट्रांजैक्शन, विल नॉट बी कवर्ड अंडर सोगा। सोगा अलाउ नहीं करता। गुड्स के बदले में थोड़ा गुड्स, थोड़ा पैसा, थोड़ा मनी चलेगा, हाँ चलेगा। गुड्स के बदले में पूरा मनी, दौड़ेगा दौड़ेगा। क्लियर है सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जेनेरिक टर्म है, जीनस है, जिसके अंदर दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक तो सेल का और एक अग्रीमेंट टू सेल का। सेल में क्या होता है? सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड्स, सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन गुड टू बायर फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस। एग्रीमेंट टू सेल में सेलर अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस। ये तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डेफिनेशन।
सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी अभी हम आपको बताएं, ठीक है। व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फटाफट बता दो। ये सारे के सारे बच्चे वीडियो देख सकते हैं जिन लोग के सिलेबस में सो गए। और कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जूनियर्स को पक्का रेफर कर दीजिएगा कल से, जो हमारा नया बैच 11 बजे स्टार्ट हो। अच्छा दोस्तों, और भाई गूगल ड्राइव पेन ड्राइव आप जब चाहें गूगल ड्राइव पेन ड्राइव बुक कर सकते हैं meplclasses.com पर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ ना, अभी अभी मैंने आपको बताया सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सेलियंट फीचर यानी मेन फीचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और बताओ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और क्या होना चाहिए? ट्रांसफर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर बोथ आर कवर्ड, ट्रांसफर एंड एग्रीमेंट टू ट्रांसफर यानी सेल एग्रीमेंट टू सेल बोथ आर कवर्ड। सब्जेक्ट मैटर विल बी गुड्स, सब्जेक्ट मैटर विल बी गुड्स, कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्राइस। अच्छा ये भी याद रखना, अदर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मस्ट आल्सो बी सेटिस्फाइड। जो अदर फीचर्स होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो यहां पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो सब तो होना ही चाहिए। डन डन डन। सर गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है? बेटा गुड्स का डेफिनेशन दिया गया बेटा आपके सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 7 में। गुड्स का डेफिनेशन दिया गया सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 7, सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर 7 में। गुड्स का डेफिनेशन मेरे को बता दो क्या होता है, फटाफट बता दो बेटा। गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ, बिल्कुल सही जवाब, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल गुड्स नहीं माना जाता। मतलब लैंड बिल्डिंग का अगर खरीदा बेची का तुम सौदा करोगे ना, वो सोगा में कवर नहीं होगा। लैंड बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गुड्स नहीं माना जाता। उसका खरीदा बेची का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कवर होगा, सोगा में कवर नहीं होगा। जबरदस्त सर। तो गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ, गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, goods mean every kind of movable property except excluding, goods mean every kind of movable property excluding actionable claim and money, actionable claim and money goods नहीं माना जाता। लॉजिक रेगुलर बैच में बताया हुआ है, अभी रिवीजन चल रहा है। रेगुलर बैच में ये चैप्टर हम लोग को लगता है 8-10 क्लास, बट अभी क्या चल रहा है? रिवीजन चल रहा है। So goods mean every kind of movable property except actionable claim and money, but includes stock, share, growing crops, grass, trees, and other things which are attached to the land and agreed to be severed, yani separated before the contract of sale is entered into. If they are agreed to be severed, yani separated before the contract of sale is entered into. Once again, goods का definition मेरे को बताओ। Goods mean every kind of movable property except actionable claim and money, but includes, वापस एक बार, goods mean every kind of movable property except actionable claim and money, but includes stock, share, growing crops, grass, trees, and other things which are attached to the land, provided they are agreed to be severed, separated before the contract of sale. मक्खन सर, जैसे मैं अगर तुमको बोलूं कि मैं तुम्हें जमीन बेच रहा हूं, ठीक है, अब लैंड जो है ना उसमें ट्रीज वगैरह भी है, क्रॉप्स वगैरह भी है। मैं तुम्हें जमीन बेच रहा हूँ 60 लाख में, 60 लाख में जमीन बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग यू द लैंड फॉर रुपीज 60 लाख, 60 लाख रुपया में मैं तेरे को जमीन बेच रहा है। लैंड में बेच रहा है कितना लाख में? 60 लाख में, 60 लाख में लैंड बेच रहा है। और उसमें जो ट्रीज क्रॉप्स है ना उसको अलग से मैंने आइडेंटिफाई किया 40 लाख। लैंड का 60 लाख और ट्रीज क्रॉप्स अटैच टू द लैंड का 40 लाख। तब जो ट्रीज क्रॉप्स का जो 40 लाख मैंने आइडेंटिफाई किया वो तो सोगा में कवर होगा, और लैंड 60 लाख रुपया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होगा। लेकिन मान लो अगर मैं बोलता बिना ट्रीज क्रॉप्स को अलग से आइडेंटिफाई किया, मैं बोलता ये जमीन, जमीन में पेड़ पौधे सब तुम्हारे 100 लाख के अंदर, सब तुम्हारे 100 लाख के अंदर, सब तुम्हारे 100 लाख के अंदर, सब तुम्हारे, तब ये पूरा का पूरा कहां आ जाता? मैंने ट्रीज क्रॉप्स को अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया, तब ये पूरा का पूरा कहां पर आ जाता बताओ? ये पूरा का पूरा आ जाता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मक्खन सर। अच्छा दोस्तों, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं फटाफट बता दो। सर गुड्स ना 3 प्रकार के होते हैं सर। गुड्स में बी ऑफ 3 टाइप सर। अरे बेशर्मो, एहसान फरामोश, वीडियो देख रहे हो, लाइक बटन तो दबा दो यार। इतना एफर्ट लगता है, सारा रेगुलर बैच, फिर अलग से आप लोग के लिए यूट्यूब पर आकर के रिवीजन कराना, बहुत एफर्ट लगता है भाई। फटाफट लाइक बटन दबा दो। और जो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में देख रहे हैं वो बोलेंगे लाइक बटन कैसे दबा दें? अरे मन में दबा दो। और जिसके लिए पॉसिबल है लाइक बटन दबाना, वो लाइक बटन दबा दो भाई, ठीक है। एहसान फरामोश मत हुआ करो। फटाफट गाइस, फटाफट फटाफट। क्या बात है? हाँ जी, गुड्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? गुड्स जो है ना, गुड्स में बी ऑफ 3 टाइप्स। फटाफट एकदम, गुड्स में बी ऑफ 3 टाइप्स। एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, कंटिजेंट गुड। existing goods, future goods, contingent goods। सबसे पहले existing goods, the goods which exist at the time of the contract of sale, the goods which exist at the time of the contract of sale, वो बनाया जा चुका है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, they exist at the time of the contract of sale। existing goods are those goods which exist at the time when the contract of sale is entered into, they are existing, they are owned and possessed by the seller। So those goods which already exist at the time of the contract of sale and owned and possessed by the seller are called existing goods, they are in existence,
दे आर ओन एंड पोजेस्ड बाय द सेलर। ये हो गया एग्जिस्टिंग गुड्स। अच्छा, एग्जिस्टिंग गुड्स भी मेरे प्यारे बच्चों तीन प्रकार का होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स भी तीन प्रकार का होता है, स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड, अनअसर्टेन गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स में बी ऑफ आल्सो थ्री टाइप्स, स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड एंड अनअसर्टेन गुड। स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। अगर एग्जिस्टिंग गुड केवल एक ही प्रकार का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? स्पेसिफिक गुड्स। दिस आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। एग्जिस्टिंग गुड्स केवल एक ही प्रकार का है एंड दीज आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक गुड। जैसे ये देखो, मैं सेलर हूं इस पेन का, बायर मेरे को आकर के बोला मेरे को ये पेन, ये ऑलरेडी बनाया जा चुका है, हाँ तो ये एग्जिस्टिंग है। और भाई हम लोग इसी गुड्स के बारे में अग्री कर ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दीज आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। ऐसा नहीं कि बाद में आइडेंटिफाई होगा, दीज आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये क्या हो गया बताओ? ये क्या हो गया बताओ? एग्जिस्टिंग तो था ही, ये स्पेसिफिक हो गया बिकॉज दीज आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो ये स्पेसिफिक हो गया। असर्टेन क्या होता है? हाँ, जब बायर जो है ना, लॉट्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स का ऑप्शन है और वो चूज करता है। जब बायर के पास बहुत सारा ऑप्शन है और वो चूज करता है, जैसे टीवी का शोरूम है, बहुत सारा ऑप्शन है, वो चूज कर रहा है, तो जब बायर को चूज करना रहता है तो असर्टेन गुड्स, ठीक है। अनअसर्टेन गुड क्या हो जाता है? जब बायर चूज कर रहा है तो असर्टेन गुड। जब बायर डिस्क्राइब कर रहा है, बायर जो है डिस्क्राइब कर रहा है, मान लो बहुत बार होता है ना, तुम लोग शोरूम वाला को फोन करके डिस्क्राइब कर देते हो, जैसे मैं तो शोरूम वाला को फोन करके डिस्क्राइब कर देता हूँ, हाँ मेरे को 42 इंच का एलईडी टीवी दीजिएगा, फिलिप्स का होना चाहिए 42 इंच एलईडी टीवी, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ? बायर इज प्लेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, जस्ट बाई डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ द गुड। तो ये क्या हो जाता है? अनअसर्टेन गुड, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुड तीन प्रकार का होता है, क्या क्या? स्पेसिफिक, which are identified and agreed upon at the time of contract or sale. Ascertain, that the buyer will choose from. Uncertain, that buyer will describe from. Uncertain, that buyer will describe, ठीक है। रेगुलर बैच में एक दो घंटा तक पूरा यही सब चलता है, अलग अलग एग्जांपल्स के जरिए समझाया जाता है। अभी रिवीजन बैच चल रहा है। रिवीजन मेरे को भाई समझो तुम, पूरा एक क्लास में होगा का रिवीजन कराना है, बट यहां तक क्लियर हो गया सर, पूरा याद आ गया सर। एग्जिस्टिंग गुड कितने प्रकार के होते हैं? तीन, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। फ्यूचर गुड क्या होता है? फ्यूचर गुड तो अभी तक बनाया ही नहीं किया है। फ्यूचर गुड जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर होगा उसके बाद इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। सो दिस विल बी मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एंटर्ड इन। Future goods are those goods which have not been manufactured now and it will be manufactured after the contract of sale is entered into. Contingent goods क्या होता है? The acquisition of which by the seller is not certain. The acquisition of which by the seller is uncertain. The acquisition of the goods by the seller is also uncertain because say for example the goods coming by ship. If the goods are coming by ship, seller को मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है। तो सेलर अगर बायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि देख भाई शिप अगर सही सलामत पोर्ट पर आ गया, कंटिनेंट कॉन्ट्रैक्ट से सेलर अगर बायर के साथ कंटिनेंट कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो गुड्स शिप लेकर के आ रहा है, इफ द शिप रीचेस अ पोर्ट सेफली, तभी हम तुमको गुड्स बेच सकेंगे। तो ऐसा गुड्स जो है कंटिजेंट गुड्स कहलाता है। मक्खन सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, करेक्ट। अरे बेशर्मो, इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मोर देन 500 स्टूडेंट्स आर लाइव। फटाफट लाइक बटन तो दबा दो। क्या व्हाट्स स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रेसिंग द लाइक बटन? अंगूठा सूज थोड़ी ना जाएगा बेटा, लाइक बटन दबा दो। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, बट हैव एन ओपिनियन, हैव अ से, ओके। इतना मेहनत करते हैं तो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो एकदम एहसान फरामोश, उनका लाइफ में कुछ भला नहीं हो सकता, ठीक है। आप मेरे से जुड़े हैं, आपको लाइफ में बहुत सारा चीज जो है ना पता चलेगा, कैसे लाइफ में सक्सेस हासिल करना रहता है, कैसे पॉजिटिविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। मैं रेगुलर बैच में ये सब भी आप लोगों को बताता हूँ और पर्सनालिटी जो है ना वो डेवलप होता है ओवरऑल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, देखो बेटा दोनों में क्या फर्क है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है ना, इट्स अ बेयरर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज अ बेयरर डॉक्यूमेंट। बेयरर डॉक्यूमेंट मतलब उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है तो तुम ही ओनर माना जाएगा गुड्स का, तुम ही ओनर माना जाएगा गुड्स का, भाई तुम ही ओनर माना जाएगा गुड्स का अगर वो डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है। ये क्या हो गया बताओ? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं बताओ? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मक्खन सर, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? बेयरर डॉक्यूमेंट। बेयरर डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं इसको? वन हु बियर्स द डॉक्यूमेंट इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स। सो ये होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बड़ा काम का चीज है, अगर ये डॉक्यूमेंट तेरे पास है तो तुम गुड्स का ओनर माना जाएगा, तेरे को डिलीवरी हो जाएगा। एग्जांपल, बिल ऑफ लैडिंग, फॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है? नाम से पता चल रहा है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साबित करता है कि हम ओनर है। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि साबित करता है कि हम
ओनर है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओनर का नाम लिखा हुआ, कोई भी टॉम डिक हैरी अगर ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होल्ड कर लेगा तो वो ओनर नहीं बन जाएगा। अगर मोहित अग्रवाल का नाम लिखा हुआ है और टॉम डिक हैरी के पास है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें मोहित अग्रवाल का नाम लिखा हुआ है। जैसे शेयर सर्टिफिकेट में अगर मेरा नाम लिखा हुआ है और अगर तुम चोरी भी कर लिया शेयर सर्टिफिकेट, इट वोंट मेक यू द ओनर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, दैट्स द डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, एग्जांपल शेयर सर्टिफिकेट। फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बढ़िया से हम लोग ऑलरेडी आज आते रिवाइज कर लिए थे। अब आ जाओ बेटा डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेल और अग्रीमेंट टू सेल में आखिर क्या क्या डिफरेंसेस होता है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल? सबसे पहला डिफरेंस तो आपको पता है, फटाफट यार एकदम, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंसेस। सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू द बायर। In case of sale, ownership is transferred immediately to the buyer. But in case of agreement to sale, the ownership is transferred on a future date, not immediately to the buyer. सेल में ओनरशिप बायर के पास तुरंत चला गया, सेल के केस में ओनरशिप बायर के पास तुरंत चला गया, इसलिए रिस्क जो है ना वो भी बायर के पास ट्रांसफर हो गया तुरंत। ओनरशिप के साथ रिस्क भी चला जाता बायर के पास। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप जो है रिमेन्स विद द सेलर, रिस्क आल्सो रिमेन्स विद द सेलर। सेल के केस में ओनरशिप चला गया बायर के पास, रिस्क भी चला गया बायर के पास। मतलब अगर गुड्स का कोई अभी लॉस हो जाएगा तो बायर बियर करेगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, रिस्क अभी भी सेलर के पास है, तो अगर गुड्स का कोई भी लॉस हो जाता है तो सेलर का ही जिम्मेदारी। सेल को एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेल जो है ना उसको हम लोग जस्ट इन रैम बोलते हैं, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। बट एग्रीमेंट टू सेल जो है ना वो जस्ट इन पर्सोनम है, राइट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। सेल क्या है? जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। अग्रीमेंट टू सेल जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं जस्ट इन पर्सोनम, राइट ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर ना? यस सर। और डिफरेंसेस बताओ सेल और एग्रीमेंट टू सेल का, और डिफरेंसेस। सेल एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है, सेल जस्ट इन टाइम है, एग्रीमेंट टू सेल जस्ट इन पर्सोनम है। और बताओ ना, अगर ब्रीच हो जाता है, मान लो से फॉर एग्जांपल बायर ब्रीच कर दिया सेल के केस में, अगर ब्रीच कर दिया कौन? बायर। बायर ब्रीच कर दिया मतलब बायर जो है पैसा नहीं दे रहा है, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर प्राइस आल्सो डैमेजेस आल्सो, ठीक है। और अगर सेलर ब्रीच कर देगा तो सेलर ब्रीच कर दिया सेल के केस में, सेलर ब्रीच कर दिया मतलब सेलर माल देने से मना कर रहा है, बायर कैन स्यू द सेलर, बायर सेलर को स्यू कर सकता है फॉर रिकवरिंग द गुड्स आल्सो एंड डैमेजेस। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, चाहे सेलर ब्रीच करे चाहे बायर ब्रीच करे, दोनों ही केस में खाली एक दूसरे से इन लोग डैमेजेस ले सकते हैं। लेकिन सेल के केस में क्या था? सेल के केस में बायर अगर ब्रीच कर रहा था तो सेलर स्यू कर सकता था बायर को अपना प्राइस के लिए और डैमेजेस दोनों। से अगर सेलर ब्रीच कर रहा था, बायर स्यू कर सकता था सेलर को फॉर गुड्स एज वेल एज डैमेज। बट एग्रीमेंट टू सेल में ये दोनों केस में खाली डैमेजेस के लिए ही स्यू किया जा सकता है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। मक्खन सर, सेल जो होता है बेटा, सेल ये आपका एग्जिस्टिंग और वो भी स्पेसिफिक गुड्स का होता है। सेल खाली स्पेसिफिक गुड का होता है। एग्रीमेंट टू सेल तो एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीन्यूअस सारे गुड का होता है। एग्रीमेंट टू सेल तो तुम सारे गुड्स का कर सकते हो, लेकिन सेल खाली तुम एग्जिस्टिंग एंड स्पेसिफिक गुड्स का कर सकते हो। डन 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 डन। मूविंग ऑन टू सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस। सेल में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, बट इन केस ऑफ हायर परचेज, इन केस ऑफ हायर परचेज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, इट इज ट्रांसफर्ड ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। In case of hire purchase, ownership is transferred only on the payment of the last installment. सेल के केस में पार्टीज को क्या बोलोगे? बायर एंड सेलर। वहां पर क्या बोलोगे? वहां पर बोलोगे हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। सेल इज गवर्न्ड बाय सोगा 1930, हायर परचेज गवर्न्ड बाय हायर परचेज एक्ट 1972। अच्छा, बायर सेल के केस में बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता है। लेकिन हायर परचेजर में, हायर परचेज में हायर परचेजर हायरर के पास तो ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है। क्लियर है सर? सेल के केस में कंसिडरेशन इज कॉल्ड प्राइस। कंसिडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। लेकिन हायर परचेज में हम लोग क्या बोलते हैं? हायर चार्जेस बोलते हैं। क्लियर है सर? मक्खन एकदम। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। अभी हम लोग बात करने वाले बेटा सेल एंड बेलमेंट का। बेटा सेल एंड बेलमेंट, लेट अस टॉक अबाउट सेल एंड बेलमेंट। कभी किसी को गुड्स दिया दिया उसी को बेलमेंट बोलते हैं। यूज करने के लिए अगर तुम अपना फ्रेंड को नोट्स दे दिया, कॉपी किताब दे दिया, वो बेलमेंट। तो बेलमेंट में हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। वी आर गिविंग द गुड्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अपॉन अ कंडीशन। वी आर गिविंग द गुड्स ओनली फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर यूज अपॉन अ कंडीशन दैट वंस द पर्पस इज ओवर, द गुड्स विल बी रिटर्न बैक टू द ओनर। द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड इज कॉल्ड बेलर एंड द अदर पार्टी इज कॉल्ड बेली। जो अपना गुड्स यूज करने दे रहा है वो बेलर है, सामने वाला कौन हो गया? बेली हो गया। बेलर गुड्स दे रहा है बेली को फॉर सम पर्पस अपॉन अ कंडीशन दैट जैसे ही पर्पस खत्म हो जाएगा बेली माल वापस कर देगा बेलर को। तो सेल और बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है मैं तुम्हें बताऊं।
मैं तुम्हें बताऊं भाई, मैं तुम्हें बताता हूं बेटा, सेल और बेलमेंट जो है ना, सेल और बेलमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। कोई भी डिफरेंस को याद करने का तरीका, कोई भी डिफरेंस को याद करने का तरीका क्या है? कोई भी डिफरेंस को याद करने का तरीका है, जो सेलियंट फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल में हम लोग 4-5 पॉइंट पढ़े थे ना, वो 4-5 पॉइंट को दिमाग में रखो और सेल और बेलमेंट का डिफरेंस आराम से बन जाएगा। ठीक है, जैसे ओनरशिप का अगर बात करें, सेल के केस में ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस बोलो ना, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ना, तो सेल के केस में पार्टीज को क्या बोलोगे? सेलर एंड बायर। सेल के केस में पार्टीज को क्या बोलोगे? सेलर एंड बायर। और बेलमेंट के केस में पार्टीज को क्या बोलोगे? बेलर एंड बेली। In case of sale, ownership is transferred immediately, but in case of bailment, ownership is not transferred immediately. Rather, ownership is not at all transferred. Yeah, not transferred immediately. I have purchased my account. Sale के केस में ownership is transferred, but in case of bailment, ownership is not at all transferred. ठीक है, तो यहाँ सेलर बायर या बेलर बेली, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर होता है, बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। रिस्क किसके पास रहता है? सेल अगर हो गया तो रिस्क बायर के पास है, लेकिन यहाँ पर बेलर के पास ही रिस्क रहेगा। बायर कोई भी पर्पस के लिए गुड्स को यूज कर सकता है, खरीदार है, बायर कोई भी पर्पस के लिए गुड्स को यूज कर सकता है, लेकिन बेली खाली स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स को यूज करेगा। बायर माल वापस रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन बेली को माल वापस रिटर्न करना पड़ता है, बेली को माल वापस रिटर्न करना पड़ता है। मक्खन सर, एकदम मक्खन, जबरदस्त सर। सो फar सो गुड। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है, जबरदस्त। सेल के केस में कंसिडरेशन हमेशा रहेगा प्राइस। बेलमेंट जो है ना, जरूरी नहीं है, फ्री का भी हो सकता है। जैसे तुमने अगर कभी फ्रेंड को नोट दिया होगा, तुमने पैसे थोड़ी ना लिए होंगे रे पापा, फ्री में दे दिया होगा, तो बेलमेंट है, बिल्कुल है, ग्रेचुइटस बेलमेंट बोलता हूँ। बेलमेंट में बी फॉर रिवॉर्ड ऑल्सो और फॉर फ्री ऑल्सो, ग्रेचुइटस बेलमेंट। तो ये सारे डिफरेंसेस है बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। मक्खन सर, एकदम जबरदस्त, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। अरे क्या हुआ भाई, कोई स्पैमर आ गया क्या? रुक जाओ भाई, एक बार चैट देख लेता हूँ। कोई स्पैमर आ गया है क्या भाई? अरे हाँ भाई, स्पैमर आ गया है, स्पैमर आ गया भाई, स्पैमर। स्पैमर को भगा दीजिए प्लीज। और यार स्पैमर जो है ना, अगर वो आ भी जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि वो स्पैमर, समझो भाई समझो, बहुत लोगों की जलती है, इसलिए वो जो है ना, अपने अपने स्पैमर को भेज देते हैं, खुद से तो मेहनत होता नहीं है। ठीक है, इनको खाली नचवा लो, और वो हमें आता नहीं है, हमें जो है भाई बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देना आता है। ठीक है, अब अगर सच्चाई हम बोले तो 2021 में सबसे ज्यादा रैंकर्स जो है वो हमारे यहीं से आए हैं। बट हमें क्या है, नाच गाना में हम लोग थोड़ा कमजोर हैं, और ट्रेनिंग सेशन लेने का भी हमारे पास वक्त नहीं है, यू अंडरस्टैंड। क्योंकि सारे फैकल्टीज जो है सुबह से लेकर के रात तक खाली क्वालिटी कंटेंट के ऊपर ही जो है रिसर्च करते रहते हैं, और खुद भी पढ़ते रहते हैं और पढ़ाते भी रहते हैं, तो हमें जुम्बा क्लासेस और ट्रेनिंग वगैरह जो है लेने का समय नहीं मिलता। तो क्या करे भाई? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो, स्पैमर को भगा दिया गया है, अब सब शांत रहें और अच्छे से क्लासेस का मजा उठाएं, और सच अपने आप सामने आ जाता है, सच अपने आप सामने आ जाता है भाई। चलिए आ जाइए। सेल और बेलमेंट का डिफरेंसेस क्लियर है क्या? सेल और बेलमेंट का डिफरेंसेस क्लियर है क्या? यस सर, सेल और बेलमेंट का डिफरेंसेस क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ डिलीवरी। बेटा आ जाओ। डिलीवरी मतलब क्या होता है भाई? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, डिलीवरी मींस वॉलेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाउ फोकस, फोकस वेरी हार्ड। डिलीवरी मींस voluntary transfer of possession of goods from one person to another, voluntary transfer of possession of goods from one person to another। खाली अगर तुम बोलोगे ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, गलत हो जाएगा, मार्क्स कटना चाहिए और कटेगा भी। ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो तो चोर में भी होता है, चोरी में भी होता है रे बाबा। तो क्या बोलोगे? चोर को डिलीवर हो गया, अगर तुम्हारा गुड्स चोरी हो गया तो तुम क्या बोलते हो? पुलिस में एफआईआर जाकर के क्या लिखवाते हो? हाँ, डिलीवरी हो गया, डिलीवरी हुआ है, गुड्स का डिलीवरी हुआ है चोर को, ये थोड़ी ना बोलते रे बाबा। चोर को डिलीवरी करते हो गया, नहीं। तो डिलीवरी क्या है? हमारी इच्छा से होता है, ठीक है, वॉलेंटरी, अपनी इच्छा से, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड लेट मी टेल यू, डिलीवरी में बी ऑफ थ्री टाइप्स, डिलीवरी तीन प्रकार के होते हैं बेटा, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। डिलीवरी में भी ऑफ थ्री टाइप्स। एक्चुअल डिलीवरी का और एक नाम बता दो, एक्चुअल डिलीवरी का और एक नाम है
फिजिकल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का और एक नाम क्या होता है? फिजिकल डिलीवरी, जहां पर गुड्स साक्षात जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको अपने बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। व्हेन गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कॉल इट एक्चुअल डिलीवरी। व्हेन गुड्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कॉल इट एक्चुअल डिलीवरी। और एक होता है फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी, यही तो एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी था मेरे गांजा। और एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और पोल क्रिएट कर रहा हूं, आपको बताना है कि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है कि सिंबॉलिक डिलीवरी। पास, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है कि सिंबॉलिक डिलीवरी है जो अभी हम पोल क्रिएट कर रहे हैं? डिलीवरिंग द कीज ऑफ वेयर हाउस, डिलीवरिंग द कीज ऑफ वेयर हाउस, बताओ भाई, डिलीवरिंग द कीज ऑफ वेयर हाउस कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है कि सिंबॉलिक डिलीवरी है? डिलीवरिंग द कीज ऑफ वेयर हाउस का चाबी दे देना। पोल क्रिएट हो चुका है, सब लोग पोल में पार्टिसिपेट करो और बताओ कि ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है कि सिंबॉलिक डिलीवरी। वेरी वेरी फास्ट। शुभ्रो, दिल जीत लिया। शुभ्रो बोल रहे दूसरे पढ़ाते हैं मगर मोहित सर फील करा देते हैं। देवज्योति बोल रहा है सर इज नॉट जस्ट अ टीचर, ही इज द एपिटोम ऑफ अ ट्रू मास्टर, इज आवर इंस्पिरेशन, आवर बिग ब्रदर, आई विल नेवर लेट यू डाउन, टिल द डे आई ब्रीथ आई विल नेवर लेट माय स्टूडेंट्स डाउन, दैट्स अ प्रॉमिस। अरे बेशर्मो, पोल क्रिएट, पोल में तुमको आंसर देने बोल रहे हैं ना, पोल में तुम्हें आंसर देने बोल रहे हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, चैट में स्पैम कर रहे हो। चैट में स्पैम मत करो, पोल क्रिएट हुआ है, पोल में जाकर के आंसर करो बाबा, पोल में आंसर कर बाबा। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है ये रिवीजन क्लास देख करके कोई लाभ नहीं है। बेटा 1.5-2 घंटा में अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवीजन हो जा रहा है ना, तुम पागल ही हो अगर तुमको लग रहा है कि कोई लाभ नहीं। और जो नहीं करवाएंगे ना रिवीजन, वो तो बोलेंगे नहीं नहीं कोई लाभ नहीं है। अरे भाई मेरे को पता है कितना एफर्ट्स लगता है, कितना फास्ट फास्ट बोलना पड़ता है, मुंह तक दुख जाता है। एक रिवीजन क्लास 1.5-2 घंटा का इज इक्वल टू एक दिन का मेरा 4 बैच। भाई 34% बच्चे जो है ना एकदम हाई हो रखे हैं, 34% बच्चे जो है ना एकदम हाई हो रखे हैं। इनको क्रूज से नीचे उतारो रे, इनको क्रूज से नीचे उतारो। 34% बच्चों को, ये क्रूज में ही पड़े हुए हैं, ये क्रूज में ही पड़े हुए हैं रे बाबा। इनको क्रूज से नीचे उतारो। डिलीवरिंग द कीज ऑफ अ वेयर हाउस इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी। ये देखो, सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? व्हेन देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन टोकन, हम कुछ चीज डिलीवर कर रहे हैं इन टोकन, मतलब कुछ उसका सिंबॉलिक डिलीवरी हो रहा है। ठीक है, व्हेन आई एम डिलीवरिंग अ पर्टिकुलर थिंग इन टोकन, आई एम एक्चुअली नॉट डिलीवरिंग द गुड्स, rather I am delivering you a token which entitles you to the good। कभी क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का ट्रॉफी देखा है? बाइक मिलता है तो क्या साक्षात बाइक को ऐसे गोदी में उठा करके दिया जाता है क्या? नहीं, एक चाबी दिया जाता है, वो क्या है? टोकन है। तो व्हेन डिलीवरी ऑफ गुड्स टेक प्लेस बाय डिलीवरिंग अ टोकन, बाय डिलीवरिंग अ टोकन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? सिंबॉलिक डिलीवरी। इसी को हम लोग सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं। जैसे डिलीवरिंग द कीज ऑफ वेयर हाउस, कीज ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस कंटेनिंग द गुड्स, उसका जो चाबी था वो मैंने बायर को दे दी। डिलीवरिंग द कीज ऑफ वेयर हाउस, सिंबॉलिक डिलीवरी। वैसे ही अगर मान लो बिल ऑफ लैडिंग, वॉरपिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, ये सब जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है ना, वो मैंने दे दिया तो सिंबॉलिक डिलीवरी है रे। मैंने बताया था ना कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें नाम लिखा हुआ नहीं है, अगर वो तुमको दे देंगे तो यू आर इंटाइटल टू क्लेम द गुड्स, यू आर इंटाइटल टू क्लेम द गुड्स। तो अगर बिल ऑफ लैडिंग, वॉरपिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट मैंने किसी और को दे दिया तो समझ लो डिलीवरी हो गया गुड्स का। कौन सा वाला डिलीवरी? सिंबॉलिक वाला। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ये होता है भाई, डिलीवरी हो भी गया लेकिन गुड्स का जगह वही रहा, गुड्स पहले जिस जगह पर था अभी भी उसी जगह पर है। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल ए ने गुड्स बेचा बी को, ठीक है, और मैं जो हूं ना, मैं वेयर हाउस कीपर हूं, गोडाउन कीपर हूं, गोडाउन कीपर, वेयर हाउस कीपर, ठीक है। ए ने गुड्स बेचा बी को,
पहले जो है ना, ए का जो गुड्स रखा हुआ रहता था, वेयर हाउस कीपर मैं हूँ, ठीक है। तो ए ने मेरे यहाँ पर भाड़ा का गोडाउन लेकर के अपना गुड्स रख रखा था। मेरे को भाड़ा कौन देता था? ए। अब बी मेरे पास आया, बी मेरे को आकर के बोला कि देखो देखो, मैं तो ओनर बन गया हूँ, डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया। मैंने बी को कॉन्ग्रेचुलेशन किया, भाई बढ़िया बात है, तो गुड्स खाली कर ले जा। बी बोला मैं तो भाई गुड्स कहाँ लेकर के जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगल में गोडाउन में शिफ्ट करूंगा, इससे अच्छा यहीं रहने दो। मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक भाड़ा ये देता था, अब भाड़ा तुम दे दे भी। तो गुड्स का जगह वही रहा, जिस गोडाउन में पहले मैं ए से भाड़ा लिया करता था, उसी गोडाउन में, उसी गोडाउन के लिए अब मैं बी से भाड़ा लिया करूंगा। तो ये कौन सा डिलीवरी हो गया बताओ? कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। गॉट इट सर, सुपर्ब कंसेप्ट, सुपर्ब कंसेप्ट, जबरदस्त, अद्भुत, माइंड ब्लोइंग। आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा, समझ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा। क्या बोलो तो? कंडीशन एंड वारंटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है बेटा, कंडीशन एंड वारंटी। लो, निर्मला बोल रहा है आई लाइक, एक स्टूडेंट का नाम लेकर के, आई लाइक यू। बेटा तुम गलत जगह आ गए हो, यहां पर ये सब नहीं चलता। ब्लॉक्ड। चलो अब मम्मी पापा का फोन यूज करके जो है, देखो क्या फायदा हुआ बेटा। चलो फोकस करो, फोकस करो बेटा, फोकस करो गाइस, फोकस करो, फोकस गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है, कंडीशन एंड वारंटी। क्या फर्क होता है सर कंडीशन और वारंटी में? देखो बेटा, दोनों स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिगेशन, किसके ऊपर? सेलर के ऊपर। कंडीशन इतना बड़ा ऑब्लिगेशन है, स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिगेशन। कंडीशन, कंडीशन इज सच अ स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिगेशन ऑन द सेलर। कंडीशन इज सच अ स्टिपुलेशन यानी ऑब्लिगेशन ऑन द सेलर दैट इट इज essential to the main purpose of the contract, it is essential to the main purpose of the contract। और अगर ये ब्रीच कर दिया ना सेलर ने, बेटा कंडीशन क्या था? एक इतना बड़ा ऑब्लिगेशन था which was essential to the main purpose of the contract, और अगर ये सेलर ने ब्रीच कर दिया ना, तब तो भाई कॉन्ट्रैक्ट समझ लो ब्रीच कर दिया सेलर। मतलब फिर बायर क्या करेगा? बायर भी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है एंड डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो क्लेम डैमेजेस। बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो क्लेम डैमेजेस। वारंटी ऑन द अदर हैंड, ये भी स्टिपुलेशन है, ऑब्लिगेशन है सेलर के ऊपर, बट इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये ब्रीच कर दिया ना, सेलर ने अगर वारंटी ब्रीच कर दिया ना, तो ठीक है, ये तो कोलैटरल था, एसेंशियल नहीं था, रिलेटेड टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था। ये अगर ब्रीच कर भी दिया ना, तो बायर कॉन्ट्रैक्ट से कैंसिल नहीं कर सकता, बायर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं जा सकता, रेपुडिएट नहीं कर सकता, बायर खाली डैमेजेस मांग सकता है सेलर से। तो वापस से सुन लो बेटा, condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract. Warranty is a stipulation which is collateral to the members of the contract. Breach of condition gives right to the buyer to treat the contract as repudiated as well as claims damages. But in case of breach of warranty, buyer can only claim damages. He cannot repudiate the contract. अच्छा, बड़ा चीज क्या होता है? बड़ा चीज सर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है सर। कभी कभार क्या होता है ना, ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। अरे बड़ा गलती छोटा गलती माना जा सकता है, फांसी का सजा उम्र कैद में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन 6 महीना का सजा, छोटा गलती का 6 महीना का सजा क्या फांसी का सजा में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन बड़ा चीज है, इट कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। सर कब ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी माना जा सकता है सर? ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी व्हेन बायर ऑल टुगेदर वेव्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बायर ही बोला कि भाई ये कंडीशन नहीं चाहिए मेरे को, बायर हैज वेव्ड ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। या फिर बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। बायर बोला भले ब्रीच ऑफ कंडीशन है, लेकिन मैं इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मानूंगा। या फिर when the contract is indivisible, या फिर when the court directs, when buyer elects to treat the breach of condition as breach of warranty, or buyer waives off the performance of the condition, or when court directs to treat the breach of condition as breach of warranty, या फिर the contract is indivisible। अच्छा, कंडीशन ऑफ वारंटी जो है ना, वो बायर और सेलर आपस में एग्री कर सकता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन, एक्सप्रेस वारंटी।
बिल्कुल इन लोग दोनों आपस में एग्री कर सकते हैं। इन लोग क्या होता है, एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस वारंटी, ठीक है, एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस वारंटी। बट भाड़ में गया एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस वारंटी, एग्री कर लो तो बहुत बढ़िया। कुछ कुछ चीज ऐसा है जो सोगा में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये कंडीशन और वारंटी सेलर को निभाना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा ये कंडीशन वारंटी रहेगा। ये बात ऑलरेडी कानून में लिखा हुआ है। देयर आर सम कंडीशंस, देयर आर सम वारंटीज, देयर आर सम कंडीशंस एंड सम वारंटीज which are already mentioned in Sale of Goods Act 19, which are already mentioned in SOGA 1930 that seller will have to satisfy। भले बायर और सेलर आपस में बात नहीं किया हो अलग से, या किया भी हो अलग से, भाड़ में किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून में कुछ कुछ ऑलरेडी कंडीशन वारंटी लिखा हुआ है जो सेलर को निभाना पड़ेगा। जो कानून में ऑलरेडी कंडीशन वारंटी लिखा हुआ है जो सेलर को निभाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी। अब आप डिस्कस करते हैं अपने इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी के बारे में कि क्या क्या इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी है। कोई मेरे को बता सकता है हाउ मेनी इंप्लाइड कंडीशंस आर देयर? करेक्ट, देयर आर 7 इंप्लाइड कंडीशंस। एक एक करके समझते हैं। 7 इंप्लाइड कंडीशंस का पहले मैं आपको नाम बता देता हूं। कंडीशन एज टू टाइटल है, बिल्कुल सर, कंडीशन एज टू टाइटल है, ठीक है। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड होलसमनेस। लास्ट का जोड़ो क्या है? मर्चेंटेबल क्वालिटी एंड होलसमनेस। एक एक करके समझते हैं आप, बहुत फास्ट। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। दोस्तों सबसे पहला इंप्लाइड कंडीशन, सबसे पहला इंप्लाइड कंडीशन क्या बताओ? कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल मतलब भाई एक इंप्लाइड कंडीशन है, एक इंप्लाइड कंडीशन है दैट सेलर हु इज सेलिंग द गुड्स इज द ओनर ऑफ द गुड्स। सेलर इज हैविंग द ओनरशिप राइट, सेलर इज हैविंग द राइट टू सेल द गुड्स। सेलर अपना ही माल बेच रहा है ना, सेलर इज हैविंग राइट टू सेल द गुड्स। बाद में अगर पता चला कि सेलर के पास राइट नहीं था, ये तो चोरी का माल बेचा है, तो बायर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। सेलर खुद का माल बेच रहा है, चोरी किया हुआ माल नहीं बेच रहा है। ये इंप्लाइड कंडीशन इज टू टाइटल है। ये बायर के अलग से जाकर के सेलर को बोलेगा क्या? नहीं, ये इंप्लाइड है। अलग से अग्रीमेंट करने का दरकार नहीं है। इट इज इंप्लाइड कि सेलर जो माल बेचेगा चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये इंप्लाइड कंडीशन इज टू टाइटल है। नहीं तो क्या बायर लोग जाकर के बोलेगा क्या ऐसा माल बेचो जो चोरी किया हुआ नहीं हो? हम लोग क्या दुकानदार को जाकर के बोलेंगे ऐसा माल दिखाओ जो चोरी किया हुआ नहीं हो? दुकानदार भगा देगा। इम्प्लाइड कंडीशन है, हम लोग को बोलेगा दरकार नहीं। और बाद में अगर पता चला कि यार ये चोरी का माल था, तो वी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आल्सो क्लेम डैमेजेस। सेल बाय सैंपल, भाई अगर सेलर सैंपल दिखाया है ना, सैंपल दिखा करके माल बेच रहा है ना, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है। ये इंप्लाइड कंडीशन है दैट गुड्स शुड कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल, गुड्स शुड मैच विद द सैंपल। अगर सैंपल में कोई डिफेक्ट था which on the reasonable examination could have been ascertained by the buyer, if the sample was having some defect, ऊपरा ऊपरी सैंपल में डिफेक्ट था, सैंपल में ऊपरा ऊपरी डिफेक्ट था which on the reasonable examination could have been ascertained by the buyer, और अगर ओरिजिनल गुड्स में भी सेम डिफेक्ट है, बायर कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। बायर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता, उसको माल खरीदना पड़ेगा। सैंपल में डिफेक्ट था तो क्या हुआ? गुड्स में भी वही डिफेक्ट है। सैंपल में अगर डिफेक्ट था और उस समय तुमको ऑब्जेक्शन नहीं था, सैंपल में अगर डिफेक्ट था और तुमने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया बायर, तो गुड्स में भी अगर वही सेम डिफेक्ट है ना, यू कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तुमको माल खरीदना पड़ेगा, कोई डैमेजेस कुछ नहीं। लेकिन अगर सैंपल में हिडन डिफेक्ट था which on the reasonable examination can never be ascertained by the buyer, and if the goods sold are also having the same hidden defect, तब भाई बायर रेपुडिएट कर सकता है। ऊपरा ऊपरी डिफेक्ट है जो सैंपल में भी था गुड्स में भी था, तब बायर को माल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हिडन डिफेक्ट सैंपल और गुड्स में है, तब बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। याद आ रहा है एग्जांपल दिए थे ऐतराज मूवी वाला, मोबाइल फोन वाला? यस सर। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में सेलर अगर माल को डिस्क्राइब किया है, इसमें ये फीचर है वो फीचर है, तो गुड्स में वो फीचर होना चाहिए। सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, दिखाया भी है और बताया भी है, ठीक है। सैंपल दिखा भी रहा है और डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो गुड्स के अंदर जो है दिखा रहा जो है वो भी होना चाहिए और जो डिस्क्राइब कर रहा है वो भी होना चाहिए फीचर। तो इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, गुड्स शुड कॉरस्पॉन्ड विद द फीचर्स शोन इन द सैंपल एंड डिस्क्राइब बोथ। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस क्या होता है? कभी कई बहुत बार क्या होता है, अगर बायर अपना नीड जाकर के बता देता है कि उसको क्यों गुड्स चाहिए, बायर अपना नीड जाकर के बता दिया उसको क्यों गुड्स चाहिए, किसको बता दिया? सेलर को। एंड सेलर इज एंगेज इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस ओनली, देन इट इज अ ड्यूटी, इट इज एन इंप्लाइड कंडीशन that seller will have to supply exactly that product with which buyer can satisfy his want. If he supplies the wrong product, buyer can cancel the contract and claim damage. So if the buyer discloses the need to the seller, buyer discloses the need to the seller that for which purpose is he wanting the goods, and seller is engaged in that type of business only, then it is a duty of the seller to supply exactly that product with which buyer can satisfy his want.
प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट। ठीक है, हस्बैंड आया केमिस्ट शॉप में, हस्बैंड आया केमिस्ट शॉप में जहां पर बॉटल्स वगैरह भी रखे जाते हैं। ठीक है, कि उसको एक बॉटल चाहिए, फ्लास्क चाहिए जिसमें गर्म पानी रख रख सके वो। केमिस्ट वाला ने ऐसा फ्लास्क दे दिया जिसमें गर्म पानी डालते ही बॉटल बस्ट हो गया और उसकी बीवी जो है वो इंजर्ड हो गई। भाई ये तो ब्रीच है, क्योंकि बायर ने अपना पूरा नीड को डिस्क्लोज कर दिया था, एंड सेलर हैज सप्लाइड इन द रॉन्ग प्रोडक्ट, सो इट्स अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड। बेटा खाने पीने के चीजों में गड़बड़ी होता है ना, तो होलसमनेस का ब्रीच है। बाद बाकी प्रोडक्ट, कपड़ा, कपड़ा वगैरह में अगर ब्रीच हो रहा है तो ये कंडीशन है टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। मैंने ऐसा कपड़ा भेज दिया जिससे बायर को पहन करके खुजली मच गया, इचिंग मच गया पूरे बॉडी में, कपड़ा हाथ में लेकर के आया शोरूम में, तो भाई ये कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन है टू मर्चेंटेबल क्वालिटी का ब्रीच है। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा से फॉर मिल्कमैन ने ऐसा मिल्क सप्लाई कर दिया गंदा क्वालिटी का जिसको पी करके टाइफॉइड हो गया, ठीक है, या फिर एक ऐसा हार्ड बन सप्लाई कर दिया जिसको तोड़ करके उसका दांत भी टूट गया, तो ये सब कंडीशन एज टू होलसमनेस का ब्रीच है। मक्खन सर, जबरदस्त, ऑसम। तो 7 इंप्लाइड कंडीशन क्या क्या था मेरे को फटाफट बता दो ना। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, मर्चेंटेबल क्वालिटी, होलसमनेस। अब बारी है वारंटी का, इंप्लाइड वारंटी का। अब बारी है बेटा इंप्लाइड वारंटी का। आ जाइए बेटा इंप्लाइड वारंटी। हाँ जी, आ जाइए। इम्प्लाइड वारंटी बॉयज एंड गर्ल्स। अरे इतने सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं भाई, लाइक बटन दबाना भूल गए। लाइक बटन ठोक दो बेटा, लाइक बटन ठोक दो। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, ठीक है, इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में हो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये वीडियो तुम शेयर करोगे तो बाद बाकी लोगों का भला नहीं होगा? होगा ना, तो क्यों नहीं शेयर करते? तुम्हें क्या लगता है कि लोग मेरे को जानते नहीं है? इंडिया में शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो सीए में कर रहा हो और मेरे को नहीं जानता हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरे को पब्लिसिटी का दरकार नहीं, बट बच्चों का भला हो जाएगा यार, क्योंकि सबको नहीं पता रहता कि रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप शेयर करेंगे जिस जिस टेलीग्राम ग्रुप में आप हैं, ऑब्वियस बात है एमईपीएल का टेलीग्राम ग्रुप में मत शेयर करिएगा, एमईपीएल का व्हाट्सएप ग्रुप में मत शेयर करिएगा, क्योंकि वहां तो हम लोग कर ही देते हैं। रिमेनिंग आप जो स्कूल कॉलेज, ठीक है, अदर जो आप लोग का फ्रेंड लोग का व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, क्या जाता है ये लिंक अगर तुम शेयर कर दोगे तो क्या जाता है तुम्हारा? कुछ नहीं जाता, फ्री है। लेकिन अगर इससे तुम्हारे माध्यम से अगर और बच्चों तक मैं पहुंच गया और उनका रिवीजन हो गया, तो यार उनका लाइफ तो सवर जाएगा ना यार। समझो चीज को, उनका लाइफ तो सवर जाएगा। तो शेयर करते रहा करो यार, अपने व्हाट्सएप, अपने टेलीग्राम, सोशल मीडिया ग्रुप पर। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं हर बार नहीं बोलूंगा, हर वीडियो तुमको शेयर करना चाहिए। और ये मत सोचना कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, पता चला कोई नहीं। तो तुम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो, ताकि ये सब लेक्चर्स जो है आगे तक पहुंच सके। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर नेवर एंडिंग सपोर्ट। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल होगा। राजीव बोल रहा है सर, ज्यादातर जो टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं ना उसमें रेस्ट्रिक्शन होती है, लिंक शेयर नहीं करने देते। तो लिंक मत शेयर करो, टेक्स्ट मैसेज तो शेयर कर दो कि मोहित अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल पर लाइव रिवीजन जो है डेली 2 PM होता है, आप लोग आकर के किया करिए, ये तो कर सकते हो। यही कर दो, लिख दो टेक्स्ट ग्रुप में। चिराग बोल रहा है कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कर देंगे सर। यस बेटा, दैट्स व्हाट आई मेंट। अब आ जाओ इंप्लॉयड वारंटीज में। तुम्हारे माध्यम से अगर 2 4 बच्चे भी बेनिफिट कर ले बेटा, तो क्या बात हो जाएगा, है ना? यही पर्पस है अपना, सबको बेनिफिट पहुंचाना, और तो कोई पर्पस है नहीं बेटा। यहाँ पर मैं आपसे फीस तो चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो यही पर्पस है, सब लोगों को बेनिफिट पहुंचाना। तो उसमें आप मेरा साथ दीजिए। अब इम्प्लाइड वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन का बात हो गया, साफ तो पूरा दिमाग में बैठ गया। अब इम्प्लाइड वारंटी 4 वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। सेलर अगर बायर को माल बेच दिया है ना, तो फिर डिस्टर्ब मत करना यार उसको, पोजीशन को अनडिस्टर्ब पोजीशन होना चाहिए। अगर बायर का पोजीशन डिस्टर्ब करेगा ना सेलर, तो फिर बायर के पास पावर है डैमेजेस क्लेम करने का। कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट नहीं कर सकता, बट कैन क्लेम डैमेजेस। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, मैंने होंडा का गाड़ी खरीदा, मैं बायर हूं, लेकिन होंडा वालों ने फिर क्या बोला
कि ना गाड़ी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एक हफ्ता तक वापस करिए। अब एक हफ्ता तक वो मेरा पोजीशन डिस्टर्ब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मेरा एक हफ्ता तक पोजीशन डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अगर एक हफ्ता तक पोजीशन डिस्टर्ब कर रहे हैं वो, तो मैं उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। ठीक है, ये था वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। एग्जांपल क्लियर हो गया ना? वारंटी एज टू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कोई स्टंट करने नहीं आए हो, फोकस करो। वारंटी एज टू नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, यानी फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। सेलर का ये ड्यूटी बनता है, गिरवी किया हुआ माल नहीं बेचे बायर को। और बाद में अगर बायर को पता चला, हाय भगवान, ये जो गाड़ी मेरे को बेचा है या गुड्स मेरे को बेचा है, ये तो ऑलरेडी किसी को गिरवी कर रखा है, मतलब इसके ऊपर तो किसी का चार्ज है, तब मैं सेलर से क्या ले सकता हूं? डैमेजेस ले सकता हूं। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। भाई आप अगर गुड्स बेच रहे हो तो गुड्स का जो डेंजरस नेचर है, गुड्स का डेंजरस नेचर पक्का से बताओ। सो डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, राइट? डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। क्लियर है सर? जैसे अगर एसिड का बोतल, अब तो एसिड का सेल ही लीगल है, लेकिन अगर पहले एसिड का बोतल वगैरह बेचा जाता था, या फिर कुछ तुम ऐसा बेच रहे हो जिससे रिएक्शन हो जाए, तो बायर को बताओ क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। धंधा करते करते ना हर धंधा का कुछ ना कुछ कस्टम बन जाता है, इजंट इट? धंधा करते करते हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कस्टम बन जाता है। तो जो इंडस्ट्री का कस्टम है वो सेलर को सैटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मेरे को चार्ट टू इंप्लाइड वारंटी बता दो। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, यानी नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंसेस, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड, एंड धंधा करते करते धंधा का कस्टम बन जाता है। इंडस्ट्री में जो कस्टम सारे सेलर फॉलो कर रहे हैं, वो तुमको भी फॉलो करना पड़ेगा। मक्खन सर, फिर आ जाओ बेटा, कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर, कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। कैविएट एम्प्टर क्या बोलता है बेटा? कैविएट एम्प्टर का कंसेप्ट बोलता है, लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। इतना देर से हम लोग खाली सेलर को ठोके जा रहे थे। सेलर तुम ये करेगा, सेलर तुमको कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, वारंटी फॉलो करना पड़ेगा, सेलर सेलर सेलर। प्रज्ञा इज आस्किंग सर इंटर का क्लास कब शुरू होगा? न्यू बैच बेटा एक ही हफ्ता हुआ है बेटा, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ बेटा, कुछ ही क्लासेस हुए हैं, फटाफट आ जाओ। और गूगल ड्राइव पेन ड्राइव तो है ही बेटा। अच्छा सुनो ना, कैविएट एम्प्टर मतलब क्या होता है? लेट द बायर बीवेयर, it is the responsibility according to the rule of caveat emptor, it is the responsibility of the buyer to make a proper selection of the goods. He cannot make the seller liable for his wrong choice, for his wrong selection. तो बायर को आंख नाक कान मुंह सब खोल खाल करके गुड्स खरीदना चाहिए। अगर वो गलत गुड्स खरीद लिया तो सेलर का जिम्मेदारी नहीं है, सेलर माल वापस नहीं करेगा, रिटर्न नहीं होगा, नो एक्सचेंज। सर लेकिन शॉपर स्टॉप और पेंटालून में तो लिखा रहता है आप 7 दिन तक ले आओ हम लोग एक्सचेंज कर देंगे, 14 दिन तक ले आओ हम लोग एक्सचेंज कर देंगे। वो तो उन लोग बोल दिया ना, तो एक्सप्रेस कंडीशन में चला गया। क्लियर है सर? अदरवाइज अगर नहीं बोला हुआ है, बायर अगर गलत कपड़ा खरीद करके ले गया, तो उसका साइज मैच नहीं हुआ, या कलर पसंद नहीं आया, या साइज मैच नहीं हो रहा, सेलर का गलती नहीं है, लेट द बायर बीवेयर, बायर भुगतेगा। मक्खन सर, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कैविएट एम्प्टर का। कैविएट एम्प्टर क्या बोलता है? ए बायर तेरा गलती है, तुम गलत माल खरीदा तो। लेकिन कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन सारा का सारा इंप्लाइड कंडीशन है, जब सेलर का गलती माना जाएगा। कैविएट एम्प्टर बोलता है बायर का गलती है, गलत माल खरीदा तो। लेकिन चलो चलो कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में बायर का गलती नहीं मिलेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, सेलर को ठोकेंगे हम लोग। अब वो सारा इंप्लाइड कंडीशन लिख देना, कैविएट एम्प्टर का सारा 7 जो इंप्लाइड कंडीशन है वो एक्सेप्शन में आ जाता है। मक्खन सर, हाँ जी, फिर आ जाइए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना? बहुत जबरदस्त वाला, जबरदस्त जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हम लोग इसको करेंगे बेटा, ये अगर तुम मिस कर दिया तो तुम्हारा जीवन का सब कुछ मिस हो गया। हम लोग इसको करेंगे 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद, 5 मिनट का ब्रेक लो। टेक 5 मिनट्स ब्रेक। हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए तुम लोग रजिस्टर हो चुके हो बेटा, आजकल में तुम लोग को मेल आ जाएगा, डोंट वरी। जिन लोग गूगल फॉर्म भरा है उन लोग रजिस्टर हो चुके हैं। एमईपीएल के रेगुलर बच्चों को गूगल फॉर्म भरने का दरकार नहीं।
आ जाइए भाई, फटाफट आ जाइए, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, आ जाइए, बैक, वेलकम बैक। कल 2 बजे इसका हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, तो मिस मत करना। मिनटी कुछ खेलेंगे रे बाबा कल 2 बजे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, कुंवर साहब बोल रहे हैं सर, प्लेलिस्ट अरेंज कर दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल डन, हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। 30 minutes more and the chapter is going to get over. 30 minutes more, the chapter will be over. Focus करो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्यों जानना जरूरी है कि कब होता है ये ओनरशिप ट्रांसफर? क्योंकि अगर मान लो से फॉर एग्जांपल गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, गुड्स डैमेज हो गया, रिस्क कौन बियर करेगा, लॉस कौन बियर करेगा? जो ओनर है ना, जो ओनर है। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, ताकि सही इंसान का पता लगाया जा सके, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सफर द लॉस, बियर द लॉस। सो मैं आपको पहले बता दूं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के केस में अगर स्पेसिफिक गुड्स है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के केस में मैं आपको बता दूं, अगर भाई स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स या फिर असर्टेन गुड्स है, कौन सा गुड्स है? स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड, असर्टेन गुड्स तो यार रेडी है। इफ दे आर इन डिलीवरेबल स्टेट, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। याद रखना, डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं होता, पेमेंट से भी लेना देना नहीं होता। डिलीवरी होता रहेगा गुड्स का बाद में, पेमेंट होता रहेगा गुड्स का बाद में, डिलीवरी बाद में होता रहेगा, पेमेंट बाद में होता रहेगा। व्हाट मैटर्स इज नॉट द डिलीवरी, नॉट द पेमेंट। व्हाट मैटर्स इज क्या स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में थे, रेडी टू बी डिलीवर्ड। एक्चुअल डिलीवरी डज नॉट मैटर, वो 10 दिन बाद भी हो सकता है। एक्चुअल पेमेंट डज नॉट मैटर, वो बाद में भी हो सकता है, बट वर द गुड्स रेडी टू बी डिलीवर्ड, the moment the goods are in deliverable state, ownership gets transferred to the buyer. मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें मोबाइल बेचना है, से फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मोबाइल बेचूंगा, आई एम सपोज टू सेल दिस फोन टू यू, और मैंने पूरा फोन जो है, डब्बा डुब्बा जो होता है ना, बॉक्स वगैरह, पूरा बॉक्स में बंद करके डिलीवरेबल स्टेट में रख। बायर बोला ठीक है, रखे रखिए, हम सामने पान का दुकान से पान चबा करके आ रहे हैं। जब वो पान चबा करके आया, तब तक देखा कि गुड्स में आग लग चुका है। किसका नुकसान? बायर का, बायर का नुकसान।
मैं पूरा प्राइस गुड्स का वसूलूंगा। आग मेरी दुकान में लगा, नुकसान जो है फोन को हुआ, बट क्या है ना, ये डिलीवरेबल स्टेट में था, और डिलीवरेबल स्टेट मतलब ओनरशिप जा चुका था बायर के पास। तो अब अगर बायर 5 बने जा रहा है, इतना देर में ये गुड्स डैमेज हो जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, आग लग जा रहा है, ठीक है, तो ये नुकसान जो है बायर भुगतेगा, मैं तो भैया पूरा प्राइस दूंगा। कई बार क्या होता है ना, वजन वगैरह करना पड़ता है, वेइंग वगैरह जो होता है ना, वजन वेइंग वगैरह करना पड़ता है, पैकिंग करना पड़ता है फॉर द गुड्स टू बी कन्वर्टेड टू डिलीवरेबल स्टेट। जब तक वजन वगैरह नहीं हो जाता, तब तक पैकिंग जब तक नहीं हो जाता, तब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं माना जाएगा और ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा बायर को, तब तक वो सेलर के पास। तो इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स आर टू बी डिटरमाइंड बाय वेइंग एंड ऑल, तो ओनरशिप जो है वो किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा। जब तक वो वे वगैरह नहीं हो जाता, तब तक बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है सर? अनअसर्टेन गुड्स का अगर बात करें तो अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? ओनली व्हेन द गुड्स आर अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। अनअसर्टेन गुड्स समझ में आ गया ना? हाँ सर, अनअसर्टेन गुड्स समझ में आ गया ना? जो बायर खरीदता है गुड्स को डिस्क्राइब करके, बायर जब गुड्स को खरीदता है डिस्क्राइब करके, तो वो होता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप बता दो, अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है बेटा? अनअसर्टेन गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, व्हेन द गुड्स आर एप्रोप्रिएटेड, ऑन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? बायर ने जो गुड्स को डिस्क्राइब किया था ना, सेलर ने वो गुड्स को अलग कर दिया है, डिलीवरेबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है, बायर को इन्फॉर्म कर दिया है, एंड बायर हैज नो ऑब्जेक्शन टू इट, तो बोलते हैं गुड्स एप्रोप्रिएट हो गया। सुन लो, कब बायर ने जो गुड्स डिस्क्राइब किया था, मान लो बायर ने टीवी डिस्क्राइब किया था, तो सेलर ने डिस्क्राइब किया वो टीवी को अलग कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट में ट्रांसफर कर दिया, बायर को इन्फॉर्म कर दिया, एंड बायर इज हैविंग नो ऑब्जेक्शन टू इट, देन द गुड्स आर एप्रोप्रिएटेड एंड इमीडिएटली द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। क्लियर है सर? मक्खन है सर। ये वाला एग्जांपल एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, कौन सा सुन लो, कि मान लो से फॉर एग्जांपल 1000 टिन ऑफ ऑयल भरना था, याद आ गया ना? 1000 टिन ऑफ ऑयल भरना था सेलर को बायर को बेचने के लिए। 600 टिन भरा, जैसे 600 टिन भरा, आग लग गया। 600 टिन भर दिया गया था, उसका नुकसान बायर का रहेगा, और रिमेनिंग 400 टिन जो भरना बाकी था वो नुकसान सेलर भुगतेगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस क्या होता है? सेलर जो है ना, बायर को बोलता है आप ये पियानो ले जाइए, ये गुड्स ले जाइए। पियानो मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने, आप ये गुड्स ले जाइए, 1 महीना मैं आपको अप्रूवल पीरियड दे रहा हूं, आप 1 महीना तक गुड्स को परखिए, नहीं अच्छा लगा तो 1 महीना के अंदर रिटर्न, नहीं अच्छा लगा तो आप 1 महीना में माल वापस कर दीजिएगा, मैं माल वापस ले लूंगा। तो अभी सेल नहीं हुआ है, ठीक है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? सुन लो, जब अप्रूवल पीरियड खत्म हो गया, अप्रूवल पीरियड जब खत्म हो गया और बायर ने माल वापस नहीं किया, जब अप्रूवल पीरियड खत्म हो गया और बायर ने माल वापस नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा बायर को, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा बायर को जब अप्रूवल पीरियड खत्म हो गया लेकिन उसने माल वापस नहीं किया। या फिर अप्रूवल पीरियड मैंने फिक्स नहीं किया था, बट बायर जो है ना रीजनेबल पीरियड के बाद भी गुड्स को रख लिया, ठीक है, या फिर ही डज समथिंग टू द गुड व्हिच ओनली ओनर कुड हैव डन, उठा करके गुड्स को रास्ते पे फेंक दिया या बेच दिया किसी और को, तब ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर यार सिंपल, बायर फोन उठा करके यस बोल दिया, बायर एक्सेप्ट कर लिया गुड्स को, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया बायर को। मक्खन सर। नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट क्या बोलता है? नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट क्या बोलता है? नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट बोलता है, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट बोलता है, ओनली एन ओनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। A person cannot transfer anything what he himself does not have. Person cannot transfer anything what he himself does not have. No one can give what he has not got. वाह क्या लाइन है, no one can give what he himself does not have. तुम नॉलेज नहीं दे सकते हो अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम किसी को प्यार नहीं दे सकते हो अगर तुम्हारे पास प्यार नहीं है, तुम खुश नहीं हो तो किसी और को भी खुशी नहीं दे सकते, तुम ओनरशिप नहीं दे सकते हो किसी को गुड्स का अगर तुम खुद नॉन ओनर हो। नॉन ओनर लोग ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, जैसे हायरर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, चोर जो गुड्स चोरी किया है वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जब एक नॉन ओनर भी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, जब आप ओनर नहीं है, नॉन ओनर है, फिर भी आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट समझ में आता है ना, बिजनेस एजेंट। अब तुम सोचो यार, रिलायंस रिटेल जो है, रिलायंस रिटेल, साक्षात मुकेश अंबानी नीता भाभी काउंटर पे बैठ करके आपको सब्जी और आलू बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हैं रिलायंस रिटेल में, सीधा मुकेश अंबानी तुमको माल बेच रहा है? नहीं रहे, ये जो एजेंट्स है, बिजनेस एजेंट्स है, उन लोग तुमको माल बेच रहे हैं। ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ पर भी एग्जाम में केस स्टडी आ सकता है, एजेंट ने गुड्स को चोरी किया और अपने इलाके में जाकर के बेचा,
अगर एजेंट चोरी करके गुड्स को बेच रहा है तब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर एजेंट गुड्स बेच रहा है तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, जरूरी नहीं है अगर 3 जॉइंट ओनर है तो तीनों मिल करके तुमको जो है गुड्स बेचे, कोई भी एक जॉइंट ओनर भी अगर बेच रहा है तो भी तुमको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सेल बाय पर्सन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने बंदूक दिखा करके किसी से अंगूठी ले लिया, बंदूक दिखा करके किसी से अंगूठी ले लिया सस्ता दाम पर। हाँ मैंने कोअर्शन किया, मैंने कोअर्शन किया रे बाबा, मैंने कोअर्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। बट सामने वाला जब तक अपना अंगूठी क्लेम करता, मैंने क्या किया, ये अंगूठी किसी और को बेच दिया, गुड फेथ में उसने लिया। तो मैंने अगर बायर को गुड फेथ में किसी और का अंगूठी, जो मैंने खुद कोर्शन करके ऑब्टेन किया था अंगूठी रिंग, वो मैंने किसी बायर को बेच दिया, बायर को तो नहीं पता था, गुड फेथ में लिया, पैसा भी दिया, बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। मैं बिल्कुल गिल्टी हूं, मैं तो जेल जाऊंगा ही, बट बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। सेल बाई पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन, मतलब सेल बाई सेलर हु हैज सोल्ड द गुड्स बट ही कंटिन्यूज टू बी इन द पोजीशन। वो ओनर नहीं है, बट याद है बायर 5 बने गया, इस बीच में अगर कोई दूसरा बायर आया और मैंने उसको वो गुड्स बेच दिया, ओनरशिप दूसरा बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। मैं तो गड़बड़ किया है, मैं तो इंडियन पिनल कोड के तहत मैं जेल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा बायर को तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, क्योंकि दूसरा बायर का भी गलती नहीं था ना, थोड़ा गलती तो सामने वाले बायर का था, अनजान इंसान के पास तुम अपना माल क्यों छोड़ा। फिर होता है सेल बाय बायर, सेल बाय बायर हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स बट नॉट द ओनरशिप। जैसे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने सामने वाला को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस माल दिया था, ही इज अ बायर हु हैज ऑब्टेन्ड द पोजीशन बट ही हैज नॉट हैविंग द ओनरशिप, फिर भी वो अगर किसी और को चाहे तो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर सर। फिर इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल, मेरे ही सामने कोई नॉन ओनर आकर के, हम ओनर है इस मोबाइल के, ओनर हम है इस मोबाइल के, लेकिन हम नहीं बेचते, लेकिन मेरे ही सामने राहुल नाम का कोई अनजान इंसान मेरे ही सामने मेरा मोबाइल उठा करके बेच दिया, और उस समय हम चुप रहे, राहुल बोले जा रहा था ये राहुल का मोबाइल है, राहुल का मोबाइल है, और हम चुप रहे उस समय, तो जो बायर राहुल से माल खरीदा है ना, उसको ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। मेरे ही सामने अगर कोई अनजान इंसान मेरा ही माल बेच देता है, मेरे ही सामने मेरा ही माल कोई किसी को बेच देता है, मेरे ही सामने मेरा ही माल कोई किसी को बेच देता है, और हम चुप रहते हैं, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सेल बाय अनपेड सेलर तो अभी पढ़ेंगे रे बाबा, अनपेड सेलर के पास राइट है, अनपेड सेलर ओनर है, बताओ मेरे को फटाफट बताओ, क्या अनपेड सेलर ओनर है, यस या नो, मैंने पोल क्रिएट कर दिया, बताओ क्या अनपेड सेलर ओनर है, यस या नो, बोलिए जी, क्या अनपेड सेलर ओनर है क्या, पोल क्रिएट हो चुका है, जवाब दो, अरे अनपेड सेलर ओनर है कि नहीं है। कम ऑन गाइस, क्या अनपेड सेलर ओनर है। अनपेड सेलर क्या ओनर है क्या। चलो मैं पोल क्लोज कर रहा हूं, फटाफट जिन्होंने अभी तक पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया फटाफट पोल करके जवाब दे दो, मैं आप पोल को क्लोज कर रहा हूं। वेरी वेरी फास्ट। दिस इज वाई रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द रीजन दैट रिविजन इज सो मच इंपॉर्टेंट। 59% बच्चे बोल रहे हैं सर अनपेड सेलर ओनर है, 59% बच्चे गलत है, सरासर गलत है, अनपेड सेलर ओनर नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओनरशिप के समय कि पेमेंट अगर नहीं हुआ है उससे ओनरशिप का लेना देना नहीं है, डिलीवरी डज नॉट मैटर, पेमेंट डज नॉट मैटर, डिलीवरी डज नॉट मैटर, पेमेंट डज नॉट मैटर इन डिटरमाइनिंग द ओनरशिप। अनपेड सेलर इज नॉट द ओनर, ओनर तो बायर ही है, लेकिन लॉ ने अनपेड सेलर को ये हक दिया है कि देखो अनपेड सेलर, भले ही तुम ओनर नहीं हो, तुम नॉन ओनर हो, लेकिन तुम भाई सताए गए इंसान हो, बायर से दुखी हो, तुम तुम्हारा पैसा मारा गया है, तो तुम जो है भले ही ओनर नहीं हो, ओनर बायर है, लेकिन फिर भी तुम उसका गुड्स बेच सकते हो, क्योंकि उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया, तो तुम उसका गुड्स बेच सकते हो। तो क्या अनपेड सेलर ओनर है, बिल्कुल नहीं, थोड़ा बुद्धि लगा, तभी तो एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्शन केसेस समझ में आ रहा है, जो नॉन ओनर है, ओनर नहीं है, नॉन ओनर, लेकिन कानून ने उन नॉन ओनर को ओनर नहीं बनाया, लेकिन हक दिया माल बेच, तो अनपेड सेलर नॉन ओनर इज नॉट द ओनर। दैट इज वाई रिविजन इज सो इंपॉर्टेंट, दिस इज वाई रिविजन इज सो इंपॉर्टेंट। वीडियो को इतना बच्चे देख रहे हैं, अभी तक लाइक नहीं किया बेशर्मो, तो लाइक कर दो, तभी लेक्चर लगेगा।
सेल अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट तो पता ही है। कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो लिक्विडेटर आता है, कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। वो लिक्विडेटर क्या ओनर है क्या? नहीं, लेकिन वो लिक्विडेटर कंपनी का गुड्स एसेट सब बेचता है। फाइंडर ऑफ द लॉस गुड्स, जाओ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट का धुआंधार रिवीजन क्लास देखो। ठीक है, तो ये सब अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। पौनी कौन होता है सर? जिससे हमने लोन लिया था, अपना गुड्स गिरवी रख करके, गुड्स गिरवी रखा था, लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो जो पौनी है ना, जिसके पास गुड्स गिरवी रखा था, ओनर नहीं है लेकिन फिर भी वो माल बेच देगा। मक्खन सर। फिर डिलीवरी का रूल्स तो आप लोग पढ़ ही रखे हैं, एक बार खाली रीड कर लीजिएगा जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। हाँ जी, आ जाइए अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल के अंदर। आ जाइए बेटा अनपेड सेलर एंड ऑक्शन सेल के अंदर। झटका लगा तो क्या बात है। अरे संदीप, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स, आई स्टिल रिमेंबर यू। संदीप बोल रहे, ऑल्दो आई हैव क्वालिफाइड सीए बट स्टिल लिसन टू सर, इट मेक्स मी रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू गो टू लाल मंदिर सेंटर एंड स्टडी देयर। अरे वाह, लव यू बेटा, लव यू। कभी भी बेटा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मतलब आई जस्ट लव यू गाइस। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि हम लोग तो पहले पढ़ रखे हैं। अरे भाई, जन जन्मांतर तक का रिश्ता है, जन जन्मांतर तक का। तो भाई, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया लगता है जब आप लोग जो है ना मेरे को याद करते हैं, मेरे से मिलने आते हैं। ये मत सोचा करो सर बिजी रहते हैं। अरे यार तुम आओ ना यार, क्या दिक्कत है। चलो गाइस, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर कौन होता है? यहां पर भी मैं आपसे एक पोल क्रिएट करके जवाब मांगना चाहता हूं। मान लो से फॉर एग्जांपल, अनपेड सेलर कौन? अनपेड सेलर इज अ सेलर हु हैज नॉट बीन पेड द फुल प्राइस ऑफ गुड्स। अनपेड सेलर इज अ सेलर हु हैज नॉट बीन पेड द फुल प्राइस ऑफ गुड्स। अगर उसका एक भी रुपया बाकी है ना गुड्स का, एक भी रुपया बाकी है ना गुड्स का, एक भी रुपया बाकी है, वो अनपेड सेलर है। मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने गुड्स बेचा 5,000 रुपया में, 1,000 रुपया जो है ना फ्रेट था, भाड़ा। तो 6,000 रुपया का बिल मैंने बनाया। गुड्स का 5,000 रुपया, गुड्स का 5,000 और फ्रेट का 1,000 रुपया, टोटल बिल मैंने 6,000 बनाया। बायर ने ना 5,500 दे दिए, 5,500 दे दिए, रिमेनिंग 500 रुपया बाकी, रिमेनिंग 500 रुपया बाकी है। क्या मैं अनपेड सेलर हूं? यस या नो? पोल क्रिएट हो चुका है, यस या नो में जवाब दो। क्या मैं अनपेड सेलर हूं? एम आई एन अनपेड सेलर? बताइए दोस्तों। जो बच्चे रिवीजन देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको रिवीजन का दरकार भी है। सारे आंसर गलत पे गलत दिए जा रहे हैं वो बच्चे। चलो अब थोड़ा सा पोल पलटा है डांटने पर के बाद। नहीं, फिर से गलत हो गया। क्या मैं अनपेड सेलर हूं? मेरा 500 रुपया अभी बाकी है। एक भी रुपया अगर गुड्स का बाकी रहेगा, मैं अनपेड सेलर है। एम आई एन अनपेड सेलर इन दिस एग्जाम्पल? एम आई एन अनपेड सेलर इन दिस एग्जाम्पल? 57% बच्चे फिर गलत, 57% बच्चे फिर गलत, 43% बच्चे सही है। करेक्ट आंसर इज मैं अनपेड सेलर नहीं हूं। 57% बच्चे बोल रहे हैं हाँ अनपेड सेलर है सर, बोले ना एक भी रुपया। अरे गुड्स का बाकी होने से, गुड्स का तो 5,000 रुपया था, अगर 5,500 दिया है तो माना जाएगा पहले गुड्स का दे दिया वो। फ्रेट का अगर रुपया बाकी है ना, फ्रेट का 500 रुपया बाकी है, मैं अनपेड सेलर नहीं हूं। अनपेड सेलर मतलब खाली गुड्स का अगर रुपया बाकी है तो अनपेड सेलर है। गुड्स का अगर एक भी रुपया बाकी होगा तो मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। समझ में आ गया सर? कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने 3 महीना क्रेडिट पीरियड दिया, 3 महीना उधार पे माल बेचा, तो पहला दिन से मत बोलना चालू कर देना मैं अनपेड सेलर है, मैं अनपेड सेलर है। 3 महीना उधार में बेचा है ना, नाउ लेट द क्रेडिट पीरियड एक्सपायर। इफ द 3 मंथ्स एक्सपायर एंड स्टिल इफ वी आर अनपेड, देन वी कैन क्लेम आवरसेल्व्स टू बी अनपेड सेलर व्हेन आफ्टर 3 मंथ्स, बिकॉज इफ ही हैज सोल्ड द गुड्स ऑन 3 मंथ्स। क्रेडिट पीरियड पर नहीं बेचा है तब, तब तो भाई तुरंत पैसा अगर नहीं मिला मैं अनपेड सेलर हूँ। लेकिन अगर 3 महीना 4 महीना का उधारी पे बेचा और वो उधारी के बाद ही मैं अपने आप को अनपेड सेलर बोल सकता हूँ, अगर गुड्स का पैसा नहीं मिला।
या फिर सामने वाला ने मुझे नेगोशिएट, बायर ने मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक दिया, वो डिसऑनर हो गया तो मैं अनपेड सेलर हूं। अब अनपेड सेलर का राइट देखो, गुड्स के ऊपर रहता है, गुड्स के ऊपर मेरा 3 राइट है, गुड्स के ऊपर बेटा मेरा 3 राइट है। अनपेड सेलर का राइट गुड्स के ऊपर भी है और बायर के ऊपर भी। सबसे पहले मैं बताऊं, गुड्स के ऊपर राइट ऑफ लियन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, रीसेल है। फटाफट सुन लो, फटाफट सुन लो। अनपेड सेलर का गुड्स के ऊपर जो राइट है ना, गुड्स के ऊपर 3 राइट है, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। राइट ऑफ लियन है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है एंड राइट ऑफ रीसेल है। सबसे पहले हम बताते हैं, गुड्स के ऊपर मेरा राइट है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर का गुड्स के ऊपर राइट है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन मतलब क्या होता है? राइट टू रिटेन द गुड्स। राइट ऑफ लियन मींस राइट टू रिटेन द गुड्स। गुड्स है तो रखो, दो मत। सामने वाला मेरा पैसा मार रखा है, हम उसका गुड्स मार लेंगे, टिट फॉर टैट। ईट का जवाब पत्थर से, जैसे को तैसा। तुम मेरा पैसा मारा, अरे बायर तुम मेरा प्राइस मारा, हम तेरा गुड्स मार लेंगे। जब तक तुम मेरा प्राइस नहीं देता हम तेरा गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे, हम गुड्स के ऊपर कब्जा करके रखेंगे। इसको बोलता है राइट ऑफ लियन, राइट टू रिटेन। बट अनपेड सेलर विल लूज द राइट ऑफ लियन। आई विल लूज माई राइट ऑफ लियन। अगर अनपेड सेलर ने वेव ऑफ कर दिया राइट ऑफ लियन, या फिर गुड्स डिलीवर कर दिया, या तो वेव ऑफ कर दिया या गुड्स डिलीवर कर दिया, या कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही डिसाइडेड था कि हम राइट ऑफ लियन यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज नहीं कर सकते। या फिर इस इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, मैं इस तरीके से बिहेव कर रहा था थर्ड पार्टी के सामने कि मेरे पास तो कोई लियन है ही नहीं, तो इफेक्ट ऑफ स्टॉपल। इफ आई एम बिहेविंग कि मेरे पास राइट ऑफ लियन नहीं है, तो सच में नहीं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट ये होता है बेटा कि मान लो से फॉर एग्जांपल मैंने अपने एजेंट को गुड्स दे दिया और बोला जाओ बायर के गोडाउन में जाकर के डिलीवरी करो। मैंने अपने एजेंट को गुड्स थमा दिया और बोला जाओ जाकर के बायर के गोडाउन में जाकर के डिलीवरी करो। अब अचानक से खबर आ गया कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो मैं अपने एजेंट को रास्ते से ही वापस बुला लूंगा। इसको बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब समझ में आ गया? स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब होता है मैं रास्ते से ही गुड्स वापस मंगवा ले रहा हूं, व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट बिकॉज़ द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अनपेड सेलर तो मैं पहले भी था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मेरे को स्टॉप करना पड़ रहा है ट्रांजिट में, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट तुम तभी कर सकते हो जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। रीसेल, रीसेल क्या है बेटा? बायर का गुड्स को अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बेच दे रहे हैं। लेकिन बायर को एक बार आखिरी बार नोटिस दे दो कि अगर तुम मेरे को फाइनल पेमेंट नहीं किया तो हम तुम्हारा गुड्स को बेच देंगे। नोटिस देने के बाद अगर गुड्स को बेचोगे तो क्या होगा पता है? अगर अनपेड सेलर बायर को नोटिस दे करके गुड्स को बेच रहा है, तो अगर मान लो गुड्स ज्यादा दाम में बिका, ज्यादा दाम में बिका, तो जो एक्स्ट्रा मनी रहेगा ना वो मेरा ही रहेगा, अनपेड सेलर का रहेगा। और अगर कम दाम में गुड्स बिका, तो जो डेफिसिट रहेगा हम बायर से लेंगे। सरप्लस, नोटिस देने का फायदा ये है कि सरप्लस अगर हुआ तो वो हम ही रखेंगे, अनपेड सेलर रखेगा, और अगर डेफिसिट डेफिसिट हुआ तो हम बायर से ले सकेंगे। क्लियर है? और हाँ, अगर पेरिशेबल गुड्स है ना, गुड्स आर पेरिशेबल, तब नोटिस वोटिस देने का दरकार नहीं है। जब तक नोटिस देंगे माल सड़े आएगा, पेरिशेबल है तो ऐसे ही बेच। पेरिशेबल गुड्स है तो ऐसे ही बेच, सरप्लस मेरा, डेफिसिट हम बायर से लेंगे। क्लियर है? बायर को हम क्या क्या चीज के लिए स्यू कर सकते हैं? देखो बेटा, अनपेड सेलर ना बायर को स्यू कर सकते हैं, मेरा प्राइस दो, डिले से प्राइस दे रहे हो, देरी से प्राइस दे रहे हो, इंटरेस्ट भी लेंगे, डैमेजेस भी लेंगे, प्राइस, इंटरेस्ट एंड डैमेजेस। दिस वाज एवरीथिंग अबाउट अनपेड सेलर। लास्ट टॉपिक बॉयज एंड गर्ल्स, आज का लास्ट टॉपिक बेटा। ये लेक्चर भी खत्म होने वाला 5 मिनट के अंदर। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चैट बॉक्स में नहीं। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करना, क्या ये सब रिवीजन सेशंस फायदेमंद है? क्या तुम लोग एंजॉय कर रहे हो रिवीजन को? वैल्यू एडिशन हो रहा है ना लाइफ में? लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रहा है ना? अभी नहीं, 5 मिनट के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और याद रखना, हर कॉलेज ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना इस वीडियो को। जितना भी तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप है, ये मत सोचना कि कोई ना कोई कर देगा। तुम क्यों नहीं? तुम भी तो मेरे बच्चे हो, तुम करोगे शेयर। ऑक्शन सेल, सेक्शन नंबर 64। ऑक्शन सेल क्या होता है? सेल विच टेक्स प्लेस बाय फॉल ऑफ हैमर 3 times, सेल विच टेक्स प्लेस बाय फॉल ऑफ हैमर 3 times। तो इट्स अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी। हम लोग बिड्स इनवाइट करते हैं पब्लिक से, बाय इनवाइटिंग द बिड्स पब्लिकली, एंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। क्लियर है सर? जब गुड्स अलग अलग लॉट में बेचा जा रहा है, तो ईच एंड एवरी लॉट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। याद रखना, ईच एंड एवरी लॉट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है बताए तो? कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी एनी अदर कस्टमरी मैनर। राइट टू बिड हम लोग रिजर्व कर सकते हैं। हर एरा गैरा ना तू कह रहा हर आंडू पांडू आकर के बिड करेगा, ऐसा नहीं। राइट टू बिड हम लोग रिजर्व कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं किसको बिड करने देंगे और किसको बिड करने नहीं देंगे, ये बात हम लोग डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है ना? यस सर। और रिजर्व प्राइस बिल्कुल हम लोग जो है ना एक बेस प्राइस रख सकते हैं, यहीं से बिडिंग चालू होगा, जीरो से नहीं, एक बेस प्राइस के ऊपर से बिडिंग चालू होगा। प्रिटेंडेड बिडिंग, सेलर अगर अपना आदमी रख दिया है सामने और बोली बढ़वा रहा है, प्रिटेंडेड बिडिंग करवा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। क्लियर है ना? यस सर, जबरदस्त रूप से क्लियर है। चलो मैं एक बार आप लोग का चैट बॉक्स देख ले रहा हूँ भाई। और लेक्चर्स पक्का से जूनियर्स को रेफर किया करो, www.meplclasses.com पर जाकर के वो बुक कर सकते हैं। एंड उन लोग आपको थैंक यू ही बोलेंगे, ये मेरा गारंटी है। चलो गाइस, बहुत बढ़िया लेक्चर था, मजा आ गया यार, मजा आ गया, जबरदस्त था एकदम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना हाउ वाज द रिवीजन। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। डू शेयर द वीडियो विद एवरीवन। बाय।